अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। अमेरिका में जारी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूसकुन कारकर्दगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कल भारत से शिकस्त के बाद शायकीन क्रिकेट के दिन ही टूट गए हैं। रिवायती हरीफ भारत से शिकस्त के बाद अब टीम का अगले मरहले यानी सुपर 8 मरहले में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया है। न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले में बॉलर्स की अच्छी कारकर्दगी भी टीम के कुछ काम नहीं आई। 20 ओवर्स में सिर्फ 120 रन्स भी कौमी टीम के लिए पहाड़ जैसा टोटल बन गया। पहली इनिंग्स के दौरान अगरचे बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 19 रन्स पर 2 विकेटें गिराने के बावजूद इब्तिदाई 10 ओवर्स में 81 रन्स का बनना और फील्डिंग में होने वाली कोताहियां नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। ड्रॉप कैचेस, मिस फील्डिंग और ओवरथ्रो के रन्स ने 19 ओवर्स में ऑल आउट होने के बावजूद भारत को दिफा के लिए न्यूयॉर्क की पिच पर एक मुनासिब हदफ तक पहुंचा दिया। पूरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स अंडर प्रेशर दिखाई दिए। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, शादाब खान और इमाद वसीम मैच में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। रिजवान ने थोड़ी बहुत मज़ाहमत की, लेकिन सेट होने के बावजूद शॉट्स खेलने में मुश्किलात का शिकार नजर आया और मैच के आखिरी लम्हात में 44 गेंदों पर महज 31 रन बनाकर गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हो गए। कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 113 रन ही बना सकी और भारत ये मुकाबला 6 रन से जीत गया। भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में पहुंचना मजीद मुश्किल हो गया है, क्योंकि टीम पहले ही अमेरिका से शिकस्त खा चुकी है। अब इस हार के बाद दूसरे मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान को दूसरी टीमों पर इंतजार करना होगा। अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में जाना है तो उसे अपने अगले दोनों मैचेस जीतने होंगे, जिनमें से उसे आयरलैंड और कनाडा का सामना है, मगर साथ ही अमेरिका को अपने अगले दोनों मुकाबले हारने होंगे। अमेरिका अगर अपने 2 में से एक मैच भी जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अगर अमेरिका आयरलैंड और भारत के खिलाफ अपने दोनों मैच हार गया तो पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान होने वाला मैच नॉकआउट होगा। भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच हारने के बाद शायकीन क्रिकेट ने मीडिया और सोशल मीडिया पर टीम की मायूसकुन कारकर्दगी पर गम और गुस्से का इजहार किया, जबकि अक्सर शायकीन ने टीम की शिकस्त पर चेयरमैन PCB और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया। मगर दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने मैच के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुद कोई भी जिम्मेदारी लेने के बजाय ये बयान दिया कि आज की शिकस्त हर लिहाज से मायूसकुन थी। लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन आज की इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। क्रिकेट टीम को दुनिया की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। मगर वर्ल्ड कप के लिए टीम की रवानगी से पहले चेयरमैन PCB कभी खिलाड़ियों को ग्रुपिंग पर लेक्चर दे रहे थे, तो कभी इनाम का ऐलान कर रहे थे और कभी कौम से दरख्वास्त कर रहे थे कि टीम पर तनकीद ना करें, टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। कल टीम को $1 लाख का अनाउंसमेंट की है। अगर मेरा बस होता तो मैं इससे और ज़्यादा अनाउंसमेंट करता। ये पैसे ना तो हुकूमत पाकिस्तान के हैं, ना पैसे ये मेरे हैं, ये पैसे PCB के हैं। इन पैसों पे सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक है तो इन्हीं प्लेयर्स का है जो ये जान मारते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये $1 लाख आप लोगों के सामने उनको देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस टीम में हर तरह का पोटेंशियल मौजूद है, हर तरह का कॉम्बिनेशन मौजूद है। मुझे बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है 2024 की ट्रॉफी जो है वो ये टीम लेके आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल दोस्ती यारी वाला आदमी भी हूँ और बदलिहाज भी हूँ। बदलिहाज इस सेंस में कि अगर कोई एक कंप्लेन मिली तो पूरी की पूरी टीम जाएगी, फिर मैं लिहाज नहीं करूँगा। हमने इस हवाले से बात करने के लिए मोहसिन नकवी को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आए। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, इमरान नज़ीर और अमेरिका से सैयद याया हुसैनी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहले सिक्कू भाई, आप बहुत अरसे से कहते रहे, हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी बार बार कहते रहे कि जी मिडिल ऑर्डर जो है ना हमारा, ये बहुत बड़ा मसला है। मगर सिक्कू भाई, मिडिल ऑर्डर ही मसला है या टॉप टू बॉटम हर प्लेयर में मसला है? हम कहीं पर भी हमारे पास ऐसी बैटिंग नहीं है जो इंटरनेशनल मैयार की हो और हम कुछ कर सकें? देखो, जो बैटिंग का मैं इस तरह डिस्क्राइब करूँगा, हम टॉस क्यों जीतते हैं। जब हम टॉस जीतते हैं तो कई दफ़ा हम जब बैटिंग देते हैं दूसरी बैटिंग टीम को, उसका एक वजह होती है। हाँ, एक तो हमने ये देखना होता है कि टारगेट क्या है, जो मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टॉस जीत कर आप दूसरी टीम को जब बैटिंग देते हैं कि पिच कैसे खेल रही है। उस पिच को देखकर फिर आप अपनी बैटिंग को डिज़ाइन करते हैं कि हमने इस पिच के पर कैसे बैटिंग करनी है। इसलिए कि हमने जब इंडिया को बैटिंग कराई टॉस जीत के, तो हम तो खुश हो गए थे कि हम टॉस जीत गए। जब हमने उनको बैटिंग कराई तो हमें पता चल
चल गया कि गेंद रुक के आ रहा है और जो भी पुश कर रहा है वो कैच हो रहा है, तो उनको उसके हिसाब से अपनी बैटिंग को डिज़ाइन करना था। बाबर और रिजवान ने मिलकर 221 T20 मैच खेले हैं। अगर 221 T20 के मैच खेलने और सारी दुनिया के रिकॉर्ड रखने के बावजूद आप वहाँ खड़े होकर प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल सके। मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में कह रहा था उसी दौरान कि अब बाबर कुछ ना करे, अपनी क्रिकेट खेले, आराम से खेले, खेलते हुआ जाए और लेके चले जाए। नहीं खेल सके। फिर मिडल ऑर्डर का भी वही इशू आ गया कि देखें इफ्तिखार फुल टॉस पे आउट हो गया। आप कुछ कह ही नहीं सकते कि पिच अच्छी थी या ख़राब थी उसकी। और मैं उस्मान को इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि वो बेचारा नया है, उसको तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैच था, वो फेल हो गया। अब बाकी सारे लड़के, आपने शादाब को एज अ बैट्समैन खिलाया, कोई तुक ही नहीं बनता उसका। इमाद को आपने, बेचारा वो भी मुझे लगता है कि फिट नहीं था, उस जिस तरह वो खेल रहा था ना, उससे सिंगल्स निकल रहे थे, कुछ भी नहीं था। जब नसीम शाह आकर 2 चौके लगा सकता है तो ये लड़कों ने, किसी ने कोशिश ही नहीं की। फिर एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं रिजवान के लिए कहूँगा कि जब टीम की जो ड्रेसिंग रूम होता है उसके अंदर ये फैसला होता है कि ये लड़के 4 इनके बॉलर हैं, इसमें से ये ख़तरनाक है, मेन बॉलर है, इसको नहीं मारना, और बाकियों में से किसी एक को पिक कर लो कि उसको मारेंगे। तो यार जो सबसे अच्छा बॉलर था बुमराह, आपने उसी को क्रॉस बैट शॉट मार दिया। यानी कि इतने ओवर खेलने के बाद हमने 8 विकेटें लूज़ कर गए 40 रन पे 8 ओवर के अंदर। कमाल ही कर दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास अब कोई जवाब नहीं है इस मिडल ऑर्डर बैटिंग का, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा था, और मैं कोशिश करूंगा वो डेटा निकालूं कि बाबर जब से ओपन कर रहे हैं T20 में कभी नीचे खेलने ही नहीं आए। जब वो नीचे नहीं खेलने आते तो दूसरों को मौका नहीं मिलता ऊपर जाकर खेलने का, ताकि वो सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो हम टोटल फेल हो गए हैं। अब इसमें से कुछ बैड डिसीजंस भी हैं, और जब वो आप दूसरे बारी में अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि बाबर ने क्या क्या गलत डिसीजंस किए हैं इस मैच में। वैसे मैं आता हूँ डिसीजन के ऊपर, बट अहमद शहजाद, ज़ाहिर 120 का टारगेट हो और हम ना हासिल कर पाएँ, और वो भी उस वक्त जबकि 48 गेंदों पर 48 चाहिए हो, 8 विकेटें हाथ में हो, हम फिर भी हार जाएं। सही कह रहे हैं सिखू भाई कि वीक बॉलर्स के या कंपैरेटिवली वीक बॉलर्स के ओवर्स बाकी हों और आप बुमराह पे क्रॉस खेलने जाएं और आउट हो जाएं, जबकि आप 44 गेंदें खेल चुके हों, 31 रन हों। क्या आपको नज़र आया सलाहियत का फुकदान, डिसीजन मेकिंग का फुकदान, या है ही नहीं हमारी टीम उस तरीके की, हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरीके की कि जीतती भारत से? इतना ही दमखम है शाहजेब भाई। आप जब भी देख लें कोई बड़ी टीम आ जाती है, प्रेशर सिचुएशन आती है, तो वो लोग इसी तरह ही आउट होते हैं। बाबर और रिजवान ने मुझे बता दें कि आप भी किसी बड़ी टीम के खिलाफ आपको मैचेस जितवाए हो? नहीं। अब 40 बॉलों पे 28 पे खेल रहा है रिजवान। मुझे ये बताएं कि वहां पे वो ये शॉट बनता था? आपने वो बॉलर लेके आया बुमराह आउट करने के लिए, आप उसी के भाई फिनिश करें ना। फिर अगर आप 45 बॉल खेल गए हैं तो कौन करेगा फिनिश? आके फिनिश करने के लिए आप जो है ना दूसरे छोड़ देते, जिनको आप बारी देना भी पसंद नहीं करते। 4-5 साल आप खेलते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं लोगों को। उसके बाद आप हार जाते हैं तो लोगों को फिर पागल बनाते हैं कि बाबर ने जो है ना 4 दिन से खाना नहीं खाया, शादाब को 4 दिन से नींद नहीं आ रही है, रिजवान जो है ना सो ही नहीं रहे हैं, और पता नहीं क्या बेड से छलांग मार दिया उन्होंने। ये आपको पैसे सारे पाकिस्तान क्रिकेट ने जो आपके अमाउंट्स बढ़ाए थे, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग किया था, वो आपको इवॉल्व होने में लगाने थे। आपने वो सारे पैसे सोशल मीडिया पे लोगों को पागल होने में लगा रहे हैं। अब झूठी कैंपेन्स चलाते हैं। आपके अपने स्टैट्स हैं क्या? आप बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं वो उठा के देखेंगे तो 1400 रन उनके लूजिंग कॉज में है, और दुनिया पे 3रे नंबर पे आ रहे हैं पूरी दुनिया में जिसने लूजिंग कॉज में इतने ज्यादा परफॉर्मेंस की है। और आप इतने जो है ना ऊपर चले गए हैं कि आप सीनियर जूनियर किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे उनको गालियां पड़वा रहे हैं। हमने भी चीजें की थी, हमने अपनी परफॉर्मेंसेज हाईलाइट करवाई, हम पे बेतहाशा क्रिटिसिज्म हुआ, हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। आपके जो लोग हैं और आप उनके जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपके बड़े, आप लोगों को गालियां पड़वाई, आपने चेयरमैन को उड़ाया, आपने सुपरस्टार्स को उड़ाया, और आपका कद इतना ऊपर कर दिया गया सोशल मीडिया पे कि लोगों को ये नजर आने बंद होगा कि आपके आगे तो दुनिया भी नहीं है। आपने यंगस्टर को किसी को इवॉल्व नहीं किया। दुनिया में यंगस्टर बनाए जाते हैं, आपने उनको अपनी फेस कवरिंग के लिए अपनी ढाल बना के यूज किया, उनको गालियां पड़वा रहे हैं आप सारी। साइम अयूब, आजम खान को आपने यूज किया टीम के अंदर, और झूठे भी हैं आप। 4-5 क्वालिटीज होती हैं लीडर में, लेकिन वो सच्चा जरूर होता है। आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आप पीसीबी को जब ब्लैकमेल कर रहे थे, और उन पे भी कुर्बान जाऊं कि वो हो जाते हैं, कि जब ब्लैकमेल कर रहे थे आपने 8 प्लेयरों को बोला कि कोई साइन नहीं करेगा, मैं सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे हम, लेकिन एंड में जो
नेगोशिएशन हुई उसमें आपके 3 लड़कों की 60-60 लाख तनख्वाहें हो गई और बाकी जो है आपका मुंह देखते रह गए। इस तरह आप टीम के लीडर बनेंगे? इस तरह आप चाहते हैं वो आपके लिए जान मारे? आपने कोई डोमेस्टिक अपने फ्रेंड्स को 40-40 मैच दे दिए और 40 मैच तो आप इमरान भाई को इस उम्र में भी दे देंगे तो इससे अच्छा खेल लेंगे। आपने वो डोमेस्टिक का जो क्राइटेरिया था, स्ट्रक्चर था, फैक्ट्री थी, वो बंद कर दी। लोग अब डोमेस्टिक में खेलना पसंद नहीं कर रहे, यूएई अमेरिका भाग रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने कोई प्लेयर नहीं बनाया मिडिल ऑर्डर में। आपने पाकिस्तान को उन अंधेरों में लाके छोड़ दिया है, बंद कर दिया है जहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। और चेयरमैन साहब ठीक है वो अभी आए हैं, चीजें हैं, उन्होंने भी आपके 2-3 डिसीजन जिस तरह के लिए हैं जो बैकफायर किया है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बोला कि बड़ी सर्जरी होगी, एक तो ये चीज हम अंडर द कारपेट कभी जिंदगी में जाने नहीं देंगे। दूसरा होता ही है शाजिब भाई, हमें भी जब क्रिटिसिज्म मिला हमने उसके बाद डोमेस्टिक में गए। डोमेस्टिक में जाके 3 साल से जो हमारी चीजें पॉइंट आउट की गई जो नहीं भी थी, हमने वो भी मान के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब आपका टाइम है, अब आप जाइए। ये जो 6-8 का टोला है, आप डोमेस्टिक में जाएंगे, डोमेस्टिक में जाके आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और उसके बाद आप जो है ना वापसी आएंगे। और एक और चीज हम डिमांड करते हैं चेयरमैन साहब से कि वो जो कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कमेटी बनी थी जिसमें आपके प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, जिसमें एक और इस्तीफा देखने को मिला, आप अगर वो चीज अगर आपसे नहीं हल हो रही तो आप तो या तो हमें कह दें या जो मुल्क के इदारे हैं FIA को बुलाएं, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करें और बताएं लोगों को कि किस तरह उस कॉर्पोरेशन के साथ जो 8 प्लेयर मिलके इस टीम का इस कौम की जो इश्क है इस टीम के साथ किस तरह अपने कौम के जज्बातों से इन्होंने खेला है, ये सारी इंक्वायरी करवाएं और ये सारा लोगों के सामने ला के रखें कि इन्होंने किया क्या। हम नहीं छोड़ेंगे, हमने इस झंडे से इश्क किया है, इस सितारे को पहन के हमारा जो हाजी। इमरान आप भी बताइएगा, जरा मैच आपने देखा, बहुत ही 48 गेंदों पर 48 चाहिए हो, मुश्किल पिच थी, समझ में आता है। अब ज़ाहिर बॉलिंग की तारीफ हो रही है, बट मेरा ख्याल है कि कम से कम हमने 20 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, लीक किए, मिस फील्डिंग की वजह से, ओवर थ्रोज की वजह से एक्स्ट्रा हमने दिए, मगर उसके बावजूद कम बैक पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया। क्यों हारे हम, आप जब इस सारे मामले को देखते हैं? शाज़ेब भाई, वेल सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में पुअर क्रिकेट मैं कहता हूँ कि बहादुरों का गेम है ये, टोटली बुज़दिल, और कहीं टाइम पे भी आपको एक कीमत मुख्ता टीम नज़र नहीं आ रही है और ये बड़े अरसे से ये चीज़ें डिस्कस करते हुए चलते आ रहे हैं। और पहले नंबर पे टोटली पूरी टीम सिलेक्शन गलत। आप टीम उठा के देख लें, आपको प्रॉपर कोई ओपनर, कोई मिडल ऑर्डर, कोई बॉलर अनफिट, बार बार उनको ज़बरदस्ती फिट किया गया, टीम में लाया गया, तू भी आ जा, शायद तेरे बगैर टीम नहीं है। उनका रिजल्ट आपके सामने। एंड ऑफ द डे यार शाज़ेब भाई, ये क्रिकेट अपनी ईमानदारी से बताए, 8 बंदों से मिल के आपसे 40 रन नहीं हुए। एक बॉल टू बॉल आपके पास में क्रिकेट है, आपको गेम सेंस नहीं है। देखे शाज़ेब भाई, इस क्रिकेट का आज, मैं इससे पहले कभी भी नहीं बोलता था, लेकिन आज मैं बोलता हूँ अपनी ईमानदारी से बताए, जो एक T20 का स्टाइल है सारी दुनिया ने अपना लिया। सारी दुनिया की ग्रूमिंग आपके सामने है। अमेरिका, बांग्लादेश, सुसिए टीम को उठा के देख ले, मैं कहता हूं उनकी क्या ग्रूमिंग हुई है। वो लोग तरक्की कर गए, उनको आइडिया है, पता चल गया कि क्रिकेट गेम है क्या। मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हो भाई, हम इससे पहले तो मेरे ख्याल में 1965 में भी अगर टीम बनी होगी तो तब भी ऐसे शायद ना खेलते हो। तब भी गेम अवेयरनेस आनी चाहिए। गेम के स्किल हैं क्या? 0% इनके पास कोई गेम विनिंग प्लेयर नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है। कोई बैटर एक उठा के देख ले, आपने क्रिकेट खेलनी है, आप क्रिकेट पे फोकस करें। आपका फोकस तो है ही नहीं, आपके पास इतने स्किल ही नहीं है कि आपके मैच विनिंग, आपके मिडिल ऑर्डर उठा के देख ले। आप किसको ब्लेम देंगे? फुलटस कहाँ पिच खराब है भाई, फुलटस पे ऑफ आउट हो गए हैं। आप गलत टाइम पे गलत शॉट मार के उड़ गए। जसीर बुमराह जैसे को आपको आईडी नहीं है कि यार उसको स्वीप मार रहे हैं यार, 145 पे बॉल 48 पे करने वाला, आप स्वीप सारे 4 ओवर आपने मेडन खेले। मैंने पहले भी कहा था, ये सब गवाह है कि भाई ये ऐसी पिचेस है, यहाँ पे एक बैटर अगर सेट होता है तो वो फिनिश करके जाएगी, अदरवाइज आप नीचों पे छोड़ेंगे, नीचे वालों से हिटे नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी डैमेज हुआ है मिडिल ऑर्डर। आपसे ऊपर से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपसे मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप किसके ऊपर बिलीव रखेंगे? आप भाई एक चीज सॉरी माजरत, देखे जब तक आपके पास क्रिकेटिंग के स्किल नहीं है, स्किल कैसे आते हैं? मेहनत से आते हैं, सिखाने वाले आते हैं। आपके बड़े अरसे से कोई क्रिकेट आपको सिखा ही नहीं रहा, ना आपके पास कोई यंगस्टर आपको बना रहे हैं। आप वही बार बार जबरदस्ती अपने बंदे जब मैनेज करने पे आएंगे तो यार एंड ऑफ द डे शाज़ेब भाई, आपकी क्रिकेट का यही हाल होता। ये हमारी क्रिकेट नहीं थी,
हमारी इस क्रिकेट वैसे में बहुत दहशत थी। ज़ाहिर हाल तो बुरा है और इस पर सवाल भी उठ रहा है। या आप जो टीम के अंदर के मामलात हैं, पॉलिटिक्स है, दीगर मामलात हैं, उसे भी सामने लाते रहे हैं। इस वक्त आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं, हारे हम, क्या रहा है टीम के अंदर, क्या हो रहा है, और जो कल हुआ वो क्या था? देखिए शाहजेब, मैं न्यूयॉर्क उस वक्त पहुंचा जब डैलस में हम अमेरिका से हार चुके थे, और जो पाकिस्तान टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन मैंने देखा उस वक्त हुआ पाकिस्तान टीम का इंडिया के मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन, जब पाकिस्तान में मीडिया, एक्स क्रिकेटर, क्रिकेट पंडित, क्रिकेट तज्जियाकार जो थे वो टीम का पोस्टमार्टम कर रहे थे। पाकिस्तान टीम जब फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आई तो मीडिया को देखकर खिलाड़ियों ने जो है वो जोर जोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया में जो सब कुछ चल रहा है वो बकवास है, मीडिया में जो टीम पे तनकीद हो रही है वो सब कुछ बेकार है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस एरिया में गई तो मैंने जो मंजर देखा मैं हैरान रह गया। हम तो यहाँ सोच रहे थे कि साइम अयूब खेलेंगे, मीडिया में खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान टीम के लिए मिस्ट्री स्पिनर जो हैं अबरार खेलेंगे। अब जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। ये जो दोस्ती यारी की बात कर रहे हैं, अपनों को नवाजने की बात हो रही है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को आपने टीम के साथ क्यों रखा हुआ है? 14 मैच आपके हो गए हैं, इन 2 मैचों को मिलाकर उनको आप खिला नहीं रहे हैं। खिलाना तो दूर की बात है, वो सिर्फ बाबर आजम के साथ घूम रहे हैं और सिर्फ नेट में वो बॉलिंग भी नहीं करते। फिर उसके बाद आप ले लीजिए, आपके पास सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर था जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आपने उसको टीम में इसलिए नहीं लिया कि इफ्तिखार की इस परफॉर्मेंस के बाद आपको सलमान अली आगा को टीम में रखना पड़ता, तो आपने ना उनको टीम में रखा, ना वो है, ना इफ्तिखार ड्रॉप होंगे। कुछ भी कर ले इफ्तिखार खेलते रहेंगे। ओसामा मीर ने मुल्तान सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेटें ली, आपने दूध में से मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर कर दिया कि अगर शादाब परफॉर्मेंस ना भी करें तो आप शादाब की तरफ ही देखें, जब वो 15 में ही नहीं होंगे तो आप उनको खिलाएंगे क्यों? आमिर जमाल जो है वो छक्का भी मार लेते हैं, आप उनको एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में रख सकते थे, आपने उनको 5 फास्ट बॉलर में रखा ही नहीं कि अगर आमिर जमाल होंगे तो इस कारकर्दगी के ऊपर कुछ लोगों की आपको कुर्बानी देना पड़ सकती है। अभी जो अहमद शहजाद बात कर रहे हैं, अभी जो इमरान नजीर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 4 सालों में जिस चीज ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है शाहजेब, वो 2 चीजें हैं, एक एजेंट और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट में जो डेटा है ना, ये डेटा देख लीजिए, इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। आप क्यों हैरान हो रहे हैं कि पाकिस्तान टीम यहाँ पर हार गई है, भारत से हार गई है, अमेरिका से? भाई पाकिस्तान की इतनी ही तैयारी थी। जो टीम तीसरे दर्जे की न्यूजीलैंड की टीम को अपने घर में नहीं हरा सकी, 9 खिलाड़ी उनके आईपीएल खेल रहे थे, जो टीम आयरलैंड से पहला मैच हार गई, जिसने हर मैच में आयरलैंड से 180 रन करा दिए, वो टीम यही कर सकती थी वर्ल्ड कप में। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर कर लूं, कल मीडिया बॉक्स में मैं भारतीय सहाफियों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि यार हार जाना चाहिए भारतीय टीम को, क्योंकि बड़े मैच से पहले अगर इनको झटका लग जाए तो अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा कि बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है, बाबर आजम क्या अगर इंडिया में खेल रहे होते तो वो उनकी प्लेइंग 11 में होते? उन्होंने कहा कि भाई ओपनिंग में तो उनकी जगह बनती नहीं और शायद उनको टीम में भी नहीं रखते। और सिंपल जो बात है पाकिस्तान क्रिकेट की वो ये है कि हमारे इन खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए था। मैं एक बार फिर आपको ये बता दूं, पहले आजम खान को जो है स्केप बोर्ड बनाया गया, अब आमिर को स्केप बोर्ड बनाया जा रहा है, इमाद वसीम को स्केप बोर्ड बनाया जा रहा है। सिर्फ 2-4 खिलाड़ियों को पकड़ के वो जो मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी तरफ बात ही नहीं आती। सिंपल सवाल है, डैलस में जब सुपर ओवर हुआ था तो शाहीन आफरीदी, नसीम शाह या हारिस की तरफ आपने क्यों नहीं देखा? कप्तान ने आमिर को क्यों बॉल दे दिया? फिर सिंपल सवाल है, जब भारत के खिलाफ मैच में एक लड़का 2 मैच में अनफिट है, इमाद वसीम, तो आपने उसको बैटिंग के लिए भेज दिया, और जो लड़का एज ए बैट्समैन खेल रहा था आपने उसको रोक लिया, शादाब खान को। शादाब खान को आप कब तक इस टीम पर बोझ बनाकर खिलाते रहेंगे? बात ये नहीं है कि आप नाम लेकर खिलाड़ियों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएं। पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चल रही है, और अब भी हम यही सोच रहे हैं कि अमेरिका दोनों मैच हार जाएगा, हम दोनों मैच जीत जाएंगे, हम सुपर 8 मरहले में चले जाएंगे, और दूसरी तरफ हर मैच के बाद चेयरमैन जो बयान दे देते हैं वो तो कमाल ही है। सिकू भाई, मैच में थे हम और तकरीबन आधे से ज़्यादा मैच पर हम डोमिनेट कर रहे थे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि गलतियाँ हुई। क्या गलतियाँ हुई ऐसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूं, और जितने आप किसी क्रिकेटर से पूछ लीजिएगा, जो क्रिकेटर्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं, उन्होंने एक तो सबसे पहले गलती ये की जो बैड डिसीजंस में, कि शादाब को एज अ बैट्समैन खिलाया। फिर जब एक बॉलर को आपको स्पिन करवाना था तो हो सकता है कि वो दोनों लेफ्ट हैंडर इसलिए नहीं कराए, मगर आपको शादाब से एक ओवर उस फंसी हुई विकेट पे करा देना था, आपने उसको कराया ही नहीं। एक गलती। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, और मुझे कोई इसकी लॉजिक दे दे क्रिकेट बोर्ड में या उनके कोचेस, के नसीम शाह ने दूसरा ओवर कराया, उसने एक खिलाड़ी को आउट किया,
कभी आपने देखा है कि कोई मेन बॉलर आपका कोई आउट कर दे तो आप उसको हटा देते? अच्छा, अगला ओवर उसने करवाया 8वां, यानी कि 6 ओवर का गैप आ गया, उसने फिर आउट कर दिया, आपने इसको फिर हटा दिया और फिर उसको आप लेकर आए 15 ओवर में। यार ये कौन सी कप्तानी है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कि एक मेन बैट्समैन बॉलर आपका आउट कर रहा है तो आप उसको ओवर देते हैं कि जाओ कराओ। शाहीन ने 3 ओवर लगातार करा दिए, कोई आउट नहीं किया, मगर नसीम शाह ने पहले ही ओवर में जो उसका दूसरा था आउट किया, आपने उसको तब्दील कर दिया। फिर उसके बाद 8वां ओवर कराया, उसको फिर तब्दील कर दिया, फिर उसको आपने 15वां ओवर दिया, फिर 6 ओवर के गैप के बाद फिर उसने आउट कर दिया, तो फिर आपने उसको नेक्स्ट ओवर कराया। तो मुझे कोई उसकी लॉजिक बता दे, कोई क्रिकेटर, कोई एक्सपर्ट ये बता दे उसने ये क्यों किया होगा। या आप कभी बाबर से पूछें, मैं सारे रिपोर्टर से पूछूंगा, कहूंगा कि आप जाके पूछें उससे कि एक बॉलर जो कि मेन बॉलर है, जब वो आउट करता है तो आप उसको तब्दील कैसे कर देते हैं? आप तो उससे और ओवर कंटिन्यू कराते हैं कि भाई रन थ्रू कर दो। मुझे ये इस सवाल का जवाब कोई दे दे। इससे हमारे हार का जो है, हम तो ब्लेम दे रहे हैं बैटिंग को, ठीक है हमारी बैटिंग फेल हो गई, मगर ये भी तो चीज़ें हैं जो कप्तान की हमने पूछनी है कि ये आपने कैसे किया। इब्रार का जिक्र कर रहा है, या बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यार रो गए, खुदा के वास्ते उसको खिला दो, पता नहीं वो क्या कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहा नेट्स में। मैं हैरान हूं कि इब्रार को आपने क्यों नहीं खिलाया, मतलब कोई तुक है, कोई रीजन मुझे बता दें। अगर आपने शादाब को ऐसा बैट्समैन खिलाना था तो उसको जी ये बड़ी अहम बात है। एक तो शादाब वाकई एज अ बैटर खेले, दूसरा मसला अहमद ये बताएगा कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमारे बैटर्स फ्लॉप हुए और नहीं चेस कर सके, मगर आपको नहीं लगता कि बॉलिंग में भी कुछ लीकेजेस थे, हम 100 पर कर्टेल कर सकते थे भारत को? इसके अलावा आपको लगता है कुछ डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी में भी मसला था जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं, या परफॉर्मेंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही थी जो बहुत ख़राब थी? देखिए शाहजेब भाई, अगर इंडिया जैसी कुछ चीजें थी जो पाकिस्तान की फेवर में शुरू में ही चली गई थी, जिस तरह टॉस था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हो रही थी, ऐसी कंडीशन में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता, और उसके बाद इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को फिर उनका 80 पे जो 2 आउट थे 10 ओवरों में, उसके बाद से आपने 120 पे अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया है तो दैट वाज फिनोमिनल एफर्ट फ्रॉम द बॉलर। आप उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं उनसे डिमांड कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार टेलर मेड सिचुएशन थी बाबर आजम के लिए और रिजवान के लिए। वो इसी चीज का रोना रोते हैं ना, वो यही चीज कन्वे करवा रहे होते हैं ना अपने एजेंट के थ्रू कि हाँ जी ये विकेटें ऐसी हैं, हमें स्लो खेलना पड़ेगा ताकि आप पे क्रिटिसिज्म ना हो। तो भाई खेल लेते ना आज स्लो, आप 120 स्लो खेल के कर लेते ना, आपने वो भी तो नहीं किया। फिर जब हम कहते हैं कि आप सिर्फ B, C, D, E टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके सोशल मीडिया पे आप पैसे लगा के लोगों को हेलुसिनेट कर रहे हैं, अपना कद आपने इतना ऊपर कर लिया और स्टैट्स आपके ये हैं कि आप तीसरे नंबर पे हैं पूरी दुनिया में लूजिंग कॉज में जिसके रन हैं, तो फिर वो गलत नहीं कहते हैं। अब सीधा सा मसला ये है कि आपकी एबिलिटी नहीं है। आपने कभी पाकिस्तान को 2-3 मैचेस के अलावा इतने मैचेस आप खेले हैं, कभी किसी बड़ी टीम के खिलाफ, कभी प्रेशर सिचुएशन में आपने नहीं जितवाया। इमरान, आप भी समझते हैं जो याया बात कर रहे हैं कि टीम थी ही ऐसी, ऐसा नहीं है कि एक बुरा मैच हो गया या 2 बुरे मैचेस हो गए जिसकी वजह से हम इस हाल में खड़े हैं वर्ल्ड कप में। टीम ही ऐसी थी। आयरलैंड के खिलाफ देखें क्या परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड की ज़ाहिर ए टीम नहीं आई थी, उसके खिलाफ हमने कैसा परफॉर्म किया। तो टीम ऐसी थी, ऐसी ही कारकर्दगी होनी थी। याया भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है ही इतनी यार, 120 रन पूरी टीम 20 ओवरों में बॉल टू बॉल वो नहीं हुआ यार। आप इतनी अच्छी सिचुएशन में आके भी 8 प्लेयरों से 40 रन नहीं हुए यार, कहाँ की यार, कौन सी? मैं बार बार जो आज मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, आपके पास स्किल नहीं है उतने स्किल यार। मैं T20 का मुझे बहुत आइडिया है, मैंने बड़े अरसे से पहले ये चीजें हार्ड हिटिंग में मशहूर हूं, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, मैं आज अपने मुंह से कह रहा हूं, ये दुनिया कहती है। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने स्किल्स होते हैं, फील्डिंग में कितने स्किल्स होते हैं, आपको किसी चीज का आइडिया ही नहीं। मैं आज ये पूरी टीम को मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी बुज़दिल टीम यार, इतना डर, और जब आप फेलियर से डरेंगे तो आप आप हारेंगे। या ये बताइएगा, चेयरमैन पीसीबी ने वही किया जिसकी उनकी तवक्को थी कि अपनी जिम्मेदारी तो ली नहीं उन्होंने, दावे बड़े बड़े करके आए थे, उनका एहतसाब इस मुल्क में कौन करेगा ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, मगर वो एहतसाब का नारा लगा रहे हैं। हालांकि 2 मैचेस बाकी हैं, सर्जरी, तो सर्जरी करके कर क्या लेंगे? पहले क्या कर लिया उन्होंने? क्या हो सकता है इस टीम के साथ आपके ख्याल में? देखिए शाहजेब, लीपा पोती नहीं करनी, अब आपने एहतसाब करना है, आपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए फैसले करने हैं। बाबर आजम को कहते थे कि रेड लाइन है, ना बाबर आजम के आगे दुनिया है ना पीछे है। रमीज राजा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे शादी करने का मौका मिला तो मैं बाबर आजम के साथ शादी कर लूँ।
तो अब आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में रमीज राजा का भी बड़ा मरकजी किरदार है। अब होना क्या चाहिए, आप कह रहे हैं सर्जरी की बात, तो बात दरअसल ये है शाहजेब खानजादा साहब कि अगर आपने अब इस क्रिकेट टीम की सर्जरी करनी है ना, तो आपने सबसे पहले जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाना है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, शादाब खान, इनको आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रख देना है। विराट कोहली से बड़े प्लेयर तो नहीं है बाबर आजम। बात दरअसल ये सबसे अहम चीज ये है कि अब आपने इस टीम का कप्तान बाहर से लेकर आना है। अगर आपने रिजवान को कप्तान बनाना है, शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना है, कुछ तब्दील नहीं होगा इस टीम के अंदर। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर आपने ठीक करना है तो देख लीजिएगा, सबसे पहले मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो वहाब रियाज को सिलेक्शन से निकालें, और वो जो एक उन्होंने नया तजुर्बा किया जो मुकम्मल तौर पर टोटली फेल हो चुका है कि 7 सेलेक्टर, उनमें से कोई भी चीफ सेलेक्टर नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर मोहसिन रजा नकवी साहब ने सिर्फ बातें ही करनी है तो इसके बाद बातें ही होंगी। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में जाए, लेकिन जो भी नतीजा अब इस टूर्नामेंट का हो, अब आपने पोस्टमार्टम करना है। वहाब रियाज इस टीम के सेलेक्टर भी हैं, इस टीम के असिस्टेंट जो है वो मैनेजर भी हैं, और वो क्या बॉलिंग करने के लिए आए नेट के ऊपर। और फिर अजहर महमूद क्या कर रहे हैं, अजहर महमूद ट्राई एंड टेस्टेड नाकाम है। आप गैरी कर्स्टन को इस टीम का कोच लेकर आए, वो कह रहे हैं 13 दिन में मैं कोई जादू का चिराग नहीं कर सकता। इधर पूरा पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम जो है, जो एक्स पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर आंखें गाड़ के बैठे हैं। वो कह रहे हैं बस जस्ट मैच है, कोई उनके अंदर जो है एहसास जज्बात नहीं थे पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर। गौतम गंभीर ने उनके बारे में कहा है कि भाई 2011 में अगर भारत की टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो ये साइड में बैठे हुए थे, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे चले हुए लोगों को जो है अपनी टीम का कोच बना देता है। क्या इस टीम में अबरार सिर्फ इसलिए है कि वो बाबर आजम के साथ बाहर घूमते रहे? आप जब तक पाकिस्तान टीम में एहतसाब नहीं होगा, पाकिस्तान टीम आगे नहीं बढ़ेगी। आप मुझे बता दीजिए, आप 3 चीजों पे पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन करते हैं, फॉर्म, फिटनेस एंड डिसिप्लिन। क्या आजम खान को टीम में शामिल करके गालियां पड़वाने के लिए रखा गया है? आजम खान का कसूर नहीं है, जिन लोगों ने उनको सेलेक्ट किया उनका एहतसाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू आपने सुनी। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। माहाना और हफ्तावार महंगाई में कमी के बाद अब स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी करना शुरू कर दी है, और आज मॉनेटरी पॉलिसी इजलास के बाद शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई है, और इस तरह शरह सूद 22% की रिकॉर्ड सतह से 1.5% कम होकर 20.5% पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक फरवरी के बाद से तवक्कात के मुताबिक महंगाई में कमी आ रही थी, मगर मई के महीने में तवक्कात से ज़्यादा महंगाई में कमी आई। कमेटी ने यह भी मुशाहिदा किया कि महंगाई में इजाफे का दबाव कम हो रहा है और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल कंसोलिडेशन के असरात नजर आ रहे हैं, मगर साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आने वाले बजट में मुमकिन इक़दामात और मुस्तकबिल में बिजली और गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से महंगाई के खतरे का भी जायजा लिया। अप्रैल में महंगाई 17.4% थी, जो मई में गिरकर 11.8% की सतह पर आ गई, जिसकी वजह आटे के साथ साथ खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में कमी और एनर्जी प्राइसेस में कमी थी। कोर इन्फ्लेशन भी 15.6% से गिरकर 14.2% पर आ गई, मगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यह भी खदशा है कि जुलाई 2024 के बाद महंगाई में काफ़ी इजाफे का खतरा है और फिर अगले माली साल में आहिस्ता आहिस्ता महंगाई नीचे आएगी। जबकि यह भी जायजा लिया गया है कि तारीखी तौर पर गंदम की कीमतों में कमी आर्जी साबित हुई है। एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया में लिखा है कि अप्रैल में मुसलसल तीसरे महीने करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा है, जिससे जुलाई से अप्रैल तक 10 माह का करंट अकाउंट खसारा कम होकर सिर्फ 20 करोड़ डॉलर रह गया है। जबकि हालिया महीनों में तरसीलात ज़र में इजाफा देखा गया है और मई के महीने में तो तरसीलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और 3.2 अरब डॉलर्स की सतह पर रिकॉर्ड की गई, और इसके नतीजे में करंट अकाउंट खसारे की कमी और IMF की तरफ से अप्रैल में किस्त मिलने के बाद कर्जों की अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रहे। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की ब्रीफिंग में गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि जुलाई 2024 तक पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर्स की अदायगी करनी है, जिसमें से 2 अरब डॉलर्स की अदायगी कर दी जाएगी, जबकि 8 अरब डॉलर्स रोल ओवर हो जाएंगे। एक तरफ मुल्क में महंगाई में कमी, करंट अकाउंट खसारे में कमी और फिर शरह सूद में कमी की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी टीम को IMF की वजह से मुज़ाकरात में इंतहाई सख्त शराइत का सामना है और मुतअद्दिद मामलात पर इख्तलाफ बरकरार है। सबसे बड़ा इख्तलाफ टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स टारगेट पर है। हमारे साथ नुमाइंदा जंग उर्दू न्यूज़ मेहताब हैदर साहब मौजूद है। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप रिपोर्ट करते रहे हैं कि सारी नेगोशिएशन टफ हो रही हैं, 12,900 अरब रुपए का टारगेट IMF कह रहा है। क्या कोई कन्विंस करने में कामयाब हुआ है वजारत ख़जाना कि हम किस तरीके से टैक्स टारगेट पूरा कर लेंगे? कितना टैक्स टारगेट होगा और किन किन एवेन्यूज से होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस टाइम इकॉनमी के फ्रंट पे
ये आपने जैसे बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो 150 बेसिस पॉइंट्स दिए हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि आपको पता है कि डेट सर्विसिंग एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे बड़ा आइटम है। तो अगर ये जो 150 बेसिस पॉइंट्स हैं, ये कम से कम 4.5 से 500 अरब रुपया अगर ये बरकरार रहता है इसी लेवल पे, तो अगले माली साल के दौरान जो है वो डेट सर्विसिंग में कमी आएगी। इस टाइम जो बजट डेफिसिट है सर, वो 7.5 से 8% रहने की तवक्को है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम IMF से निगोशिएट कर रहे हैं कि जहाँ पे IMF का मेजर कंसर्न प्राइमरी सरप्लस है, तो उस प्राइमरी सरप्लस को जनरेट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो FBR का जो टारगेट रख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है इस साल, वो कोई तकरीबन 9% के लगभग होगा अगर 9.4 ट्रिलियन को अचीव भी कर लिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ अचीव नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर उसको बेस बना लिया जाए तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 10% ऑफ GDP से ज़्यादा का FBR का टारगेट जो है वो होना चाहिए। और IMF जो पिच कर रहा है वो 12.9 ट्रिलियन का टारगेट है, जबकि FBR और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस शुरू में कह रहे थे कि 12.5 है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन राइटिंग में हमने दे दिया है 12.9 का जो है वो टारगेट अगले साल का मुतवक्को है। अब इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए अगर हमने हासिल करना है, तो अगर नॉमिनल ग्रोथ जिसमें GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन शामिल हैं उनको शामिल किया जाए तो तकरीबन 15.6% बनती है, जिसमें 12% इन्फ्लेशन है और 3.6% रियल GDP ग्रोथ है। तो ये तकरीबन कोई 1.1 ट्रिलियन इससे आ जाएंगे। जो बाकी के नंबर है उसको हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि FBR 2 ट्रिलियन के एडिशनल टैक्सेस लगाए। अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी शामिल कर लिए जाए तो 1.6 ट्रिलियन से लेके 2 ट्रिलियन के दरमियान एडिशनल टैक्सेस होंगे, जिसमें आप ये देखिएगा कि GST जो कि अभी आप इन्फ्लेशन को कम करने की हम बात कर रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये हाईली इन्फ्लेशनरी होगा। और उसके अंदर ये है कि जो डिस्टॉर्शंस हैं, मैं इसको मानता हूँ कि डिस्टॉर्शंस हैं, रिड्यूस्ड रेट्स हैं, एग्जम्पशंस हैं, उनको जो है वो IMF कह रहा है कि आप इनको उड़ाएं। बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप GST का जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें भी इजाफे को कंसिडर करें। हुकूमत इसको रेजिस्ट कर रही है, मेडिसिन्स के ऊपर GST को रेजिस्ट कर रही है, बेसिक फूड की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर रेजिस्ट कर रही है। इसी तरह जो पर्सनल इनकम टैक्स है, पेंशन को जो है वो हुकूमत रेजिस्ट कर रही है। लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स में जो स्लैब्स हैं सैलरीड क्लास की और जो AOPs की और कॉरपोरेट की हैं, वो उनका मकसद ये है कि उनको यूनिफाइड किया जाए। और बिल्कुल ये प्रपोजल है कि जो मैक्सिमम स्लैब है उसको 40 या 45% तक ले जाया जाए। तो ये वो टफ मेजर्स हैं। इसके अलावा मगर ये बताएगा कि क्या ये हुआ कम से कम के, क्योंकि वज़ीर ख़जाना बड़े क्लियर थे जब वो उन्होंने ओहदा संभाला कि जब डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर ही ज़्यादा बोझ डाल सकते हैं। उसमें वो बात करते थे रिटेल की, वो बात करते थे रियल एस्टेट की, बात करते थे कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में लाना, कि कोई डाइवर्सिफाई करके भी कन्विंस किया जाए और कुछ आदाद शुमार किसी दूसरे एरिया से भी निकाले जाए इस तरीके से। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे सूबों के हवाले से तो बिल्कुल बातचीत हुई है और उस पर जो है वो बातचीत है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, वो सूबों की डोमेन है। जो रिटेल का सेक्टर है उस पर कोई ना कोई ऐसी स्कीम हुकूमत लाने के बारे में बिल्कुल गौर व फिक्र कर रही है कि जहाँ पे होलसेल और रिटेल को ऐसे अंदाज में टैक्स नेट के अंदर लाया जाए कि जो टैक्स नेट के अंदर ना आए उसको पिनलाइज कर दिया जाए और उसका इतना टैक्स लगाया जाए कि उसका बिजनेस जो है वो अनवाइबल हो। ये प्रपोजल्स हैं। इसी तरह जो रियल एस्टेट है उसके ऊपर भी प्रपोजल्स हैं, कैपिटल गेंस टैक्स की भी प्रपोजल है। इसके अलावा 236C जो कि विदहोल्डिंग टैक्स है सेलर के ऊपर और 236K जो कि परचेजर के ऊपर है, उनके ऊपर भी जो है वो प्रपोजल्स हैं। और प्रपोजल यही है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके टैक्स में ज़्यादा इजाफा किया जाए, इसको प्रोग्रेसिव किया जाए, इसके स्लैब्स बना दिए जाएं। अब ये प्रपोजल्स हैं, इनको डाइवर्सिफाई करने की बात तो है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से ये कहूँगा कि जो मेजर टैक्सेशन होने जा रही है वो पर्सनल इनकम टैक्स की साइड पे है और GST की साइड पे है। बहुत शुक्रिया। मैं तो तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, कुराम खबर है तफसीलात आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा कर रही है कि उन्हें अब भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। वर्कर्स कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अदालत में पेश होने से रोका जा रहा है।
आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की सरगोदा की अदालत में पेशी थी, मगर तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्हें अदालत के अंदर जाने से रोका गया। और इस बात की तस्दीक करते हुए जियो न्यूज़ सरगोदा के नुमाइंदे मलिक असगर ने हमें बताया कि उमर अयूब सुबह 8 बजे से पहले ही अपने वकला के हमरा अदालत में पहुंच गए थे, मगर पुलिस ने सिक्योरिटी क्लियरेंस का बहाना बनाकर उन्हें अदालत के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद शाम 4 बजे उमर अयूब वहां से चले गए और फिर कुछ देर बाद जज ने अदम पेशी पर उमर अयूब की जमानत ही खारिज कर दी। इस वाक़े पर आज कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया गया और वक्फा सवालात शुरू होते ही असद कैसर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हो गए और कहा कि उमर अयूब को अदालत पहुंचने से रोका गया, उन्हें किस कानून के तहत रोका गया, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और वॉकआउट भी कर रहे हैं। क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहाँ कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? मैं पूछना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कल जो हमारे कन्वेंशन हुए हैं, क्या कोई वो गैर कानूनी कन्वेंशन थे? मतलब एक चार दीवारी के अंदर कन्वेंशन करे, उसके ऊपर पर्चे, बलूचिस्तान में हमारे लोगों को पर्चे, और हमारे लीडर ऑफ द पोजीशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर को अगर वो अदालत भी जाने न दे, सारे टीवी पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, किस कानून के तहत उसको रोका गया? हम इसकी मजम्मत करते हैं और मजम्मत नहीं, यानी ये इस चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपोजिशन लीडर और अपने मेंबरान की जो उसकी तौहीन की गई है उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। ये बहुत जुल्म है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकते। ये मुल्क में कानून और आइन को जिस तरह रोंदा जाता है, ये किसी का बाप का मुल्क नहीं है कि इस तरह चलाएं। इसके बाद खुद उमर अयूब कौमी असम्बली में पहुंच गए और इजलास से खिताब करते हुए सरगोदा में अदालत में पेशी के दौरान अपने साथ पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात बताई। सुबह 7:55 पे मैं सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने वहां पे पहुंचा तो वहां पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी, बमा एसपी, और उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी सर्च किया जा रहा है अदालत के अंदर। हम लोग उधर खड़े हो गए, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमें मालूम हुआ, पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। हम लोग वहां पे खड़े थे अदालत के गेट के सामने, अदम पैरवी की वजह से हमारी बेल्स कैंसिल की गई हैं, गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल बाकी अराकीन के साथ यही चीज होगी जनाब स्पीकर। बदकिस्मती के साथ ये पहिया घूमने में टाइम नहीं लगता। इसी तरह सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने दावा किया कि उन्हें दबाव में लाने के लिए सीडीए हुक्काम उनके घर पर कार्रवाई के लिए आए थे। इसमें अगर आप मुझे 1 फुट की भी कंस्ट्रक्शन बता दें, मेरी बाउंड्री वॉल जो कि अपनी जगह पे ओरिजिनली कायम है, तो बिल्कुल आके पूरे घर को तोड़ दें। लेकिन आपको पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बल्कि मेरी वजह से बाकी जो इस्लामाबाद में जो 50 घर हैं जिन्होंने एक्चुअली कब्जा किया हुआ है, कुछ जेन्युइन भी होंगे, तो उनको भी वो नहीं छेड़ा गया। और ये सिर्फ जो है तो एक प्रेशर, क्योंकि शिबली फराज को आप करप्शन में नहीं एक्यूज कर सकते, आप और किसी ऐसी एक्टिविटी में आप नहीं कर सकते हैं, तो बस ये रह गया था। सर ये नोटिस सर्व हुआ है आपको? नहीं, नोटिस कोई नहीं सर्व हुआ, बस स्ट्रेट कोई सर्व नहीं हुआ, स्ट्रेट अवे आए। बिल्कुल। इस मामले पर आज सेनेट के इजलास के दौरान हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने बात की और कहा कि 15 साल से शिबली फराज वहाँ रह रहे हैं, तो अचानक क्या हो गया। इस पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने कहा कि वजीर कानून ने कल तक रिपोर्ट देने के लिए मोहलत मांगी है, कल रिपोर्ट आ जाए तो क्लियर हो जाएगा। उनकी रिहाइश वहाँ है, 15 साल से फरमा रहे हैं, तो आज के दिन क्या हो गया कि सीडीए बुलडोजर लेके पहुँच गया। चेयरमैन साहब, ये तो आपको भी मैं समझती हूँ गलत लग रहा होगा। इस हाउस का इस वक्त इस्तेकाक मजरू हुआ है और इसके लिए कोई बहुत ही वाजे और फाल वजाहत होनी चाहिए। मिनिस्टर साहब ने कल तक की मोहलत ली है और उन्होंने अश्योरेंस दी है, अभी बैठे पैगाम भेजा है कि मुझे रिपोर्ट बैक करें, कल आयल प्रेजेंट रिपोर्ट। तो मेरा ख्याल कल बात कर लेंगे। दूसरी तरफ फॉर्म 45 के तनाज़े की वजह से इस्लामाबाद से नून लीग की तीनों नशिस्तें खतरे में पड़ गई थीं और नून लीग के उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपने फॉर्म 45 पेश करने से कतरा रहे थे, जिससे इलेक्शन में उनकी कामयाबी पर शुकूक व शुबहात बढ़ते जा रहे थे। मगर आज नून लीग के तीनों अराकीन को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अराकीन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनके केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर ट्रिब्यूनल समाअत मजीद जारी नहीं रख सकेंगे। इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के अराकीन की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया था, उसी दिन यानी 7 जून को इलेक्शन कमीशन ने 2 नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसमें नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत रिटायर्ड जजेस को जिम्मेदारियां दी गई थी। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ के मुताबिक
जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल भावलपुर के इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे, जबकि जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा रावलपिंडी के इजाफी ट्रिब्यूनल होंगे और इस्लामाबाद के तीनों MNAs के केसेस भी जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा को मुंतकिल कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुतअद्दिद हलकों के नताइज चैलेंज किए हुए हैं, जिनमें से 3 हल्के इस्लामाबाद के भी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो बतौर ट्रिब्यूनल इन शिकायत को सुन रहे थे, उन्होंने कई दफ़ा नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों अरकान डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज को मौका दिया और वार्निंग्स भी दी कि वो अपने तस्दीकशुदा फॉर्म 45 पेश करें, मगर तीनों अरकान ट्रिब्यूनल में पेश होने और तस्दीकशुदा फॉर्म 45 जमा कराने से कतराते रहे। साथ ही मज़कूरा हल्कों के रिटर्निंग अफसर भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए। 3 जून को नून लीग के अरकान ने ट्रिब्यूनल पर एतराज़ उठाते हुए उसे मुतासिब करार दिया और इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल बदलने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर समाअत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने 7 जून को फैसला महफूज कर लिया और आज महफूजशुदा फैसला सुनाते हुए नून लीग के अरकान की ट्रिब्यूनल बदलने की इस्तदा कबूल कर ली है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।